हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। प्राचीन काल का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। आप जानते होंगे कि इतिहास तीन भागों में बटी हुई है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसको हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सीरीज, जहां पे हम लोग हर चैप्टर को हर एक दिन देखेंगे। हालांकि मैंने ये चैप्टर ऑफलाइन की क्लास में पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये क्लास मैंने बहुत पहले लिया था, जिस समय बहुत स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन अब स्टूडेंटों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो इसको मुझे फिर से पढ़ाना था, तो सोचा क्यों नहीं लाइव के माध्यम से पढ़ा दिया जाए, कि वैसे छात्र भी इसका फायदा उठा सके जो दूर से देखते हैं, सार्थक क्लास से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहता है, तो जो भी जुड़े हुए हैं चलिए कुछ कुछ कहिए ताकि हम शुरुआत करें। तो सभी को स्वागत करते हैं। तो शुरू किया जाए, सभी लोग जुड़ जाइए। हालांकि मैसेज आप तो गया कि नहीं गया कि क्लास लाइव चलेगी, मैंने बस यूट्यूब पे ही इन्फॉर्म किया था, किसी ग्रुप में मैसेज नहीं किया था। सभी को गुड इवनिंग। धर्मेंद्र ठाकुर, अनुराधा कुमारी, मधु कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जुड़ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो क्या नाम है इसका, क्या, कब, कहां और कैसे। पहले आप लोग ये बता दीजिए, क्या साउंड सही मिल रहा है, क्या आप लोगों को साउंड सही जा रही है क्या? पहले आप लोग ये जवाब दे दे। बस ज्यादा देर नहीं लगेगा, इस चैप्टर को खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हालांकि आप पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा आपको कि ये बहुत कम समय में निपट जाएगा। नवन मिश्रा, यस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। नेहा चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कब, क्या, कब, कहां और कैसे, ये तो सिर्फ नाम दिया है एनसीईआरटी का, इस पे मत जाइएगा, नहीं तो आपको कोई कंसेप्ट का पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं भारतीय इतिहास की झलक। मैं इस टॉपिक का नाम रख रहा हूं भारतीय इतिहास की झलक। ये जो आपका 6 का बुक है, हालांकि इसको बच्चे भी पढ़ते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़ते हैं। सबका पढ़ने का नजरिया अलग अलग होता है। बच्चे बच्चे की तरफ पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले यूपीएससी वाले की तरफ पढ़ते हैं, और हम लोग तो उस तरफ पढ़ेंगे, सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके हैं। बच्चे बस ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, हम लोग डिटेल में चले जाते हैं, बस फर्क यही है। तो आप लोग भी कभी टीचर बनेंगे तो ये चैप्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका टॉपिक का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, भारतीय इतिहास की झलक। इतिहास यहीं से शुरू होता है, और आपने अगर इतिहास कभी नहीं पढ़ा है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करिए। बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, हिस्ट्री बड़े इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री होता क्या है इस पे चर्चा करते हैं। इतिहास होता क्या है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इतिहास जो है, आज जो हमारा वर्तमान है ना, इसका विकास कैसे हुआ। ये जो वर्तमान आप देख रहे हैं, सब कुछ जैसे आज डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, ये बहुत डेवलप्ड है, मॉडर्न कह सकते हैं, मॉडर्न एरा है। तो ये जो वर्तमान है ना, इसका विकास किस प्रकार हुआ, ये किस तरह से उभरा है, इसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ये जो वर्तमान आप देख रहे हैं, इसका विकास किस रूप में हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसी को तो इतिहास कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन आपको देते हैं। देखिए, वर्तमान का अतीत से तुलना करवाता है इतिहास। वर्तमान का अतीत से तुलना करवाता है इतिहास। कई बार इतिहास को लेकर सीटेट ने क्वेश्चन भी पूछा है। चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, और आखिरी जाते जाते मैं आपको क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है, तो पहला डेफिनेशन ये रहेगा कि इतिहास जो है ना, वो वर्तमान का विकास किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन करवाता है। कौन? इतिहास। दूसरा बात,
वर्तमान का अतीत से तुलना करवाता है इतिहास। वर्तमान का, ये जो हमारा वर्तमान है, इसका तुलना करने में मदद करता है अतीत से। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको याद भी रखना चाहिए, इतिहास अतीत में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। इतिहास अतीत में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। बस इस डेफिनेशन को आप याद रख लीजिए, इतिहास पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। क्या बात है, क्या बात है। इतिहास जो है वो क्या है? अतीत में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है, कि अतीत में क्या क्या परिवर्तन हुए उसका अध्ययन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने इतिहास का डेफिनेशन देखा। चलिए, तो इस चैप्टर में ममता, गुड इवनिंग। मेनका मिश्रा जी सर आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 6 का जो चैप्टर है, इसमें बताया जाता है कि इतिहास किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास में हम जो भारत के इतिहास पढ़ते हैं उसके कौन कौन जगह बड़े महत्वपूर्ण रहे इतिहास में, उस सब का चर्चा है। भारत का नाम का इतिहास कैसे हुआ, जैसे कि आज हम जानते हैं हमारे देश का नाम इंडिया है, यानी भारत है। इसका नाम कैसे आया, मतलब ये नाम कैसे पड़ा भारत का, इस सब की चर्चा करता है ये बुक। पहला आपका जो पहला चैप्टर है उसमें सब बात की चर्चा है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं, एक शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा, भारतीय उपमहाद्वीप। एक शब्द जो बार बार आपको सुनने को मिल सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का पढ़ते हैं, ना कि भारत का पढ़ते हैं। हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का पढ़ते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्र आते हैं, जैसे कि कौन कौन क्षेत्र आते हैं उसकी चर्चा की जाए तो अगर आपके सामने मैप दिख रहा होगा तो देखिएगा, हिंदुस्तान जो भारत है हमारा तो आता ही है, भारत मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब आता है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में। इसलिए मेरा एक लाइन भी होता है, आप याद रखिए उसको, कि इतिहास किसी देश का नहीं होता। इतिहास जो है वो किसी देश का नहीं होता, वो उस क्षेत्र का होता है। हम जो कहते हैं कि हम भारत का इतिहास पढ़ाने आपको आए हैं, तो हम भारत का इतिहास पढ़ाने नहीं आए हैं। हम भारतीय जो क्षेत्र है, ये जो भारत के आसपास के क्षेत्र, भारत के साथ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कभी भी इतिहास किसी देश का नहीं होता बल्कि उस क्षेत्र का होता है। इसीलिए हम जो इतिहास पढ़ने वाले हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, साथ में बांग्लादेश। ठीक है, ये होता है भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब। हम लोग घूम रहे हैं और आप लोग पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाए सही से, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बात को आपको क्लियर हुई? तो हम लोग किसका इतिहास पढ़ेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप का। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे जगह हैं जिसका बार बार चर्चा आपको पूरा इतिहास पढ़ने के दौरान मिलेगा। वो क्या क्या जगह है उसी की चर्चा ये हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला एक जगह है जिसका नाम है नर्मदा नदी। पहला जगह का नाम क्या है? नर्मदा नदी। देखिए, पहला जगह है आपका नर्मदा नदी। दूसरा जगह का नाम है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तीसरा का नाम है गारो तथा विंध्य पहाड़ी। गारो तथा विंध्य पहाड़ी। तीसरा आपका जो चौथा आपका नाम है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। मैं आपको ये मैप पर भी दिखाऊंगा कि ये जगह कहां कहां है। फिर भी टाइम निकल कर सर वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका। रुको मैं सही से पढ़ता हूँ सारे कमेंट। हम लोग घूम रहे हैं आप हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी कि आपने इस सेशन से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। फिर भी टाइम निकाल कर सर का वीडियो देख रहे हैं बहुत बढ़िया सर, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सभी का, थैंक यू। आप लोग जुड़े रहिए, हम चीज़ों को आगे और समझाते हैं।
एग्जाम से ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी हमको लाइव जुड़ने का कोई अर्थ नहीं था। एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन डाल दूंगा जो इस चीज से, इस टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है, सारे मैं डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट पहले चेक करिए। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है, गंगा व इसकी सहायक सोन नदी। गंगा व इसकी सहायक सोन नदी, गंगा व इसकी सहायक सोन नदी, मतलब सोन नदी जो है ना, गंगा की एक सहायक नदी है। ये सब जगह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े महत्वपूर्ण है। मतलब इस सब इतिहास, ये सब जो इतिहास की कई घटनाएं इन जगहों पे घटित हुई है। इतिहास की कई घटनाएं, अतीत की कई घटनाएं इन सब जगहों पे घटित हुए। इसलिए मैंने लिखा है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जगह, आपको याद ही होने चाहिए। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जगह क्या क्या है, चर्चा करते हैं। पहला है आपका नर्मदा नदी। देखने को कहां मिलेगा, तो ये देखिए यहां है आपका नर्मदा नदी। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका नर्मदा नदी है, ठीक। ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी है, ठीक है। बीच में मध्य भारत में भोपाल में बहती है नर्मदा नदी। कहाँ बहती है, भोपाल में बहती है नर्मदा नदी। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन जगह को पहले लोकेट करिए आप मानचित्र पर। ये जगह कहाँ कहाँ है इसको देखिए। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। आपको ये बात पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी बहती है, आपको ये बात पता होना चाहिए। दूसरा, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। चेक करें, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये जो आप तीर देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो बना रहा हूं, ये देखिए, ये जो है आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहां पे है जी, पाकिस्तान में है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ये क्यों खास थे ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप जगह देखें कौन कहां पे है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहां पे है, तो पाकिस्तान में है। चर्चा करते हैं गारो तथा बिंद पहाड़ी। गारो तथा बिंद पहाड़ी, यहां जो चेक करें आपने, गारो तथा बिंद पहाड़ी। विंद पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है, मतलब मध्य भारत में है। कहां पे है, मध्य भारत में। विंद पहाड़ी कहां पे है, मध्य भारत में। और गारो पहाड़ी कहां पे है, तो आ जाइए इधर मेघालय, मेघालय के साइड में गारो पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गारो पहाड़ी, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी चेक करें। ये जो नदी बहती है, ये जो इसकी नदी बहती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ पे एक नदी बहती है पाकिस्तान में, आधा तो पाकिस्तान में ही है। हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे मिलता है सिंधु नदी का अंश देखने को, लेकिन ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में ही तो है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। सहायक नदी में व्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी क्या क्या है, चेनाब, झेलम, राबी, सतलज, ये सब क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसीलिए लिखा हुआ है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा आगे करते हैं। गंगा वो इसकी सहायक सोन नदी। देखिए गंगा आप जानते हैं बिहार से भी, बिहार को आधे दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, हम लोग उत्तरी बिहार में रहते हैं, दक्षिणी बिहार में पटना है, ठीक है, ठीक है। तो यही है, गंगा से भी बिहार से भी बहती है गंगा नदी। तो गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी। देखिए ये महत्वपूर्ण है, भारतीय महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के इतिहास को पढ़ने के लिए सभी जगह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई घटनाएं इन जगहों पे घटी थी, हुई थी, जो इसलिए महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं कि कौन सा चीज किस लिए फेमस था। तो नर्मदा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास सीखिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी क्यों फेमस था, तो नर्मदा नदी पे लाखों वर्ष पूर्व से लोग रहते आ रहे हैं। नर्मदा नदी पे लाखों वर्ष पूर्व से लोग रहते आ रहे हैं। बात से सुनिए ध्यान से, कहां पे लोग रहते थे, नर्मदा, भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों वर्षों से लोग इस नदी पे रहते आ रहे हैं। कहां पे, नर्मदा नदी पे। तो हम लोग जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल, बहुत पहले के इतिहास है। तो इस समय में जो लोग होते थे, तो उसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, संग्राहक और खाद्य संग्राहक और आखेटक, खाद्य संग्राहक और आखेटक। वो प्राचीन काल से भी पहले के जो लोग होते थे, मानव होते थे, उसको एक नाम दिया गया, खाद्य संग्राहक और आखेटक। ये नाम क्यों पड़ा उनका जानते हैं, बड़ा खास नाम है। क्यों पड़ा, क्योंकि वो लोग कृषि करना नहीं जानते थे, वो लोग कृषि करके नहीं खाते थे, अपने भरण पोषण नहीं करते थे, बल्कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे,
ठीक है। और जंगल में जैसे कि जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रहण किया करते थे। संग्रहण मतलब जमा किया करते थे, उसी पे अपना जीवन जो है चलाते थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया? खाद्य संग्राहक। और एक और नाम उनको मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं आखेटक। क्या बोलते हैं? आखेटक। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, जो जानवरों को मार देता है उसको आखेटक कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी के जो शुरुआत में लोग रहते थे, आरंभिक काल में जो लोग रहते थे, उसको क्या बोला गया? आरंभिक मानव को क्या बोला गया? खाद्य संग्राहक और आखेटक। ठीक है, इसी में से बहुत कुछ ऐसे लोग थे जो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक किसको बोलते हैं? शेर आया, डर नहीं लगेगा, आगे में शेर है, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूरा एकदम एक्सपीरियंस थे कि जंगल में कैसे हमको रहना है और कैसे चीजों को इकट्ठा करना है, इसीलिए इसको कहा गया कुशल संग्राहक। तो नर्मदा नदी के आसपास के जो आरंभिक लोग थे उसको क्या कहा गया? खाद्य संग्राहक और आखेटक। जो आई क्लासेस, हेलो सर, हेलो पंकज रॉय, चलिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। सर हमको एसएसटी पेपर समझ नहीं आती है सर, प्लीज बताएं। नहीं समझ में आती है? आप अगर लाइव ऑफलाइन से जुड़े हैं क्या? अगर ऑफलाइन से नहीं जुड़े हैं तो आप रेगुलर देखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक, चलिए। तो नर्मदा नदी किस लिए फेमस है? आपको मैंने बताया कि यहाँ पे लाखों वर्ष पूर्व से लोग रहते आ रहे हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जो यहाँ के लोग थे उनको एक नाम से पुकारा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य संग्राहक और आखेटक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे आरंभिक लोगों को क्या कहा जाता था? तो आपका जवाब होगा खाद्य संग्राहक और आखेटक। इसी में से कुछ कुशल थे। कुशल का मतलब एक्सपीरियंस थे, एकदम बेहतरीन उनका जलवा होता था। वो जंगल में जाते थे, किसी से डरते वरते नहीं थे, एकदम से सब कुछ संग्रहण करके ले आते थे, इसीलिए उसको कहा गया कुशल संग्राहक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी की। ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन सुलेमान और किरथर पहाड़ी से। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में आप ध्यान रखेंगे एक बात, कि इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब सबसे पहले कृषि कहां पर किए जाते थे? तो इन्हीं क्षेत्रों में, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। पहाड़ों पे नहीं, कृषि पहाड़ों पे नहीं की जाती थी। इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खास बात क्या थी? ये एक समतल जगह था और उपजाऊ जमीन थी। मेहरगढ़ की खास बात क्या था? एक समतल जगह थी और उपजाऊ जगह था। तो मेहरगढ़ किधर पड़ता है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास, यहीं पे एक दर्रा है जिसका नाम है बोलेन दर्रा। ठीक है, तो उसी के आसपास एक जगह है जिसका नाम क्या है? मेहरगढ़। और यहीं पर स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया। गेहूं और जौ का क्या किया? हाँ, बहुत अच्छा, मेहरगढ़, बहुत अच्छा। आखेटक का मतलब सर? आखेटक का मतलब होता है वे लोग जो शिकार करते हैं, मतलब जानवरों की हत्या करते हैं, उसको आखेटक कहा गया। ठीक है, चलिए। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे चर्चा कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में सबसे पहले क्या हुआ था? गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाया गया था। ध्यान रखिए, जब भी किसी शब्द के पहले सबसे पहले लग जाता है ना, तो बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि गेहूं और जौ का उत्पादन या सबसे पहले साक्ष्य किन क्षेत्रों में मिला? तो आपका जवाब होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ी। इसी जगह पे आपको कुछ चेंज कर देगा, हिमालय की पहाड़ी, गारो पहाड़ी, यहां से कृषि के साक्ष्य मिले सबसे पहले नहीं। सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले थे वो कहां से मिले थे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्रों से। और इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही किस चीज का साक्ष्य मिला था? गेहूं और जौ उपजाने का साक्ष्य मिला था। माना जाता है कि 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? आज से 8000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती होती थी। यहाँ के लोग गांव में रहते थे, और साथ में पशुपालन भी करते थे। पशुपालन का मतलब होता है पशुओं को पालना। ठीक है, पशुपालन भी करते थे, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, नहीं गाय, बैल, ये सबको वो लोग पालते थे। ठीक है, और इनसे जो उत्पाद मिलते थे उसी पे अपना जीवन यापन करते थे। बात समझे? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्यों महत्वपूर्ण है मैंने आपको बताया, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। और सबसे पहले कृषि कहां होती थी? तो इसी क्षेत्र में होता था, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्रों में होता था। और उस जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़।
किस चीज की खेती का साक्ष्य मिला है? आपको याद रखना है, गेहूं और जौ। मेहरगढ़ के लोग क्या पशुपालन करते थे? जी हाँ, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं पढ़ाई। तो आपका क्लास वेरी वेरी नाइस, थैंक यू आप लोग को। चलिए, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला। कहाँ मिला? मेहरगढ़। मेहरगढ़ किसके नजदीक है? तो बोलेन दर्रे के नजदीक है, बोलेन दर्रे के नजदीक है, ठीक है। और ये सब कहाँ पे है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के नजदीक है। आज की क्लास है सर, जी जी, आज से शुरुआत ही हुआ है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या मेहरगढ़ के लोग पशुपालन करते थे? जी हाँ, वहां के लोग पशुपालन करते थे। क्या पालते थे? तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस पालते थे, ठीक है। चलिए, और वहां के एक लोग, जो मेहरगढ़ के जो लोग होते थे, खास मान्यता थी कि वे लोग जो है मानते थे कि मरणोपरांत जीवन होता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर जाए फिर भी उनका जीवन होता था। इसीलिए अगर वहां के लोग कोई मर जाते थे तो उनको जमीन के अंदर दफना कर उसके नीचे गाय खाने के लिए, मतलब बकरी भेड़ खाने के लिए साथ में कुछ चीज रख दिया जाता था ताकि वो मरने उपरांत वो उनको खाए, ठीक है। ऐसा मानना था मेहरगढ़ के लोगों की, ऐसे चर्चा मिली है, साक्ष्य मिला है ऐसा खुनाई हुई मेहरगढ़ की। तो पता चला कि वहाँ के जो कब्र होते हैं, कब्र के अंदर में इंसान के साथ साथ बकरी का भी हड्डी मिला। तो इससे यही पता चला कि ये लोग मानते थे कि वहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि जीवनोपरांत मरणोपरांत भी जीवन होता है, मतलब अगर एक व्यक्ति कोई मर गया तो उसके बाद भी वो जीता है, इसलिए उसके खाने के लिए कुछ रख दिया जाता था। अजीब बात है। चलिए, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपने समझा कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य इन्हीं क्षेत्रों से मिला था। और कृषि के साक्ष्य में कौन सा था? तो गेहूं जौ, भूलना नहीं है, गेहूं और जौ था, चावल नहीं था, चावल नहीं था, याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा? गारो तथा बिंद पहाड़ी। गारो तथा बिंद पहाड़ी। गारो कहां पे है? तो अगर भारत से दिशा की बात करेंगे तो ये हो जाता है उत्तर पूरब में। गारो कहां पे है? उत्तर पूरब में। भारतीय उपमहाद्वीप में किधर? उत्तर पूरब में, क्योंकि ये मेघालय की तरफ है, मेघालय में है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब में है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और बिंद पहाड़ी का, ये तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य भारत में हुआ ना, तो बिंद पहाड़ी कहां पे है? तो मध्य भारत में। गारो पहाड़ी कहां पे है? तो उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर पूरब भारत में, मतलब मेघालय के क्षेत्र में। यहां देख रहे हैं ना, मेघालय के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे गारो पहाड़ी मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या खास हुई थी, ये जानने का बहुत मन कर रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे जो, यहाँ भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कृषि के साक्ष्य। लेकिन सबसे पहले नहीं, सुलेमान और किरथर के बाद, सुलेमान और किरथर के बाद कहाँ पे मिले हैं? गारो तथा बिंद पहाड़ी के क्षेत्रों में किसके साक्ष्य? कृषि के साक्ष्य। एक खास है आपका बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में, ध्यान देंगे, बिंद पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। वो जगह क्या है? तो उस जगह का नाम है कोल्डीवा। क्या नाम है? कोल्डीवा। कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो गारो तथा बिंद पहाड़ी कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जहां पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। यहां पे क्या खास बात थी जी? सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, यहां पे भी कुछ खास रहा होगा जी, बहुत बड़ा खास है। इसको तो हमको एक चैप्टर भी पढ़ाना है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जो मैं आपसे कुछ ही दिन के बाद लेके आऊंगा। तो ठीक है, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास किधर है ये? देखिए, ये वाला क्षेत्र सुलेमान और किरथर पहाड़ी के नीचे अगर इधर देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका सिंधु नदी और इसके सहायक नदी कौन कौन? तो रावी, चेनाब, सतलज, बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, तो बात समझ में आया आपको? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के पास क्या बला हुई? यहां पे पता है आपको, प्राचीनतम नगर। कौन सा नगर? प्राचीनतम नगर। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले नगर, शहर, सिटी का विकास इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में प्राचीनतम नगरों का विकास हुआ, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये ऐसे नगर थे जिनका विकास आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ। इसका मतलब हुआ सबसे पहले। तो आपसे बोला जाएगा कि प्राचीन काल में सबसे पहले नगरों का विकास कहां पे हुआ, तो आपका जवाब होगा
सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। प्राचीन काल के जो नगर थे उसको प्राचीन नगर कहे गए, लेकिन इसमें भी तो सबसे पहला नगर रहा होगा, तो उस पहले नगर को बोला जाता है प्राचीनतम नगर। क्या बोला गया? प्राचीनतम नगर। प्राचीनतम नगर का मतलब समझिए आप लोग कि मतलब सबसे पहला नगर। तो सबसे पहला नगर कहां? सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी। प्राचीनतम नगर एमपी चूरी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग की कृपा से ऋतु रानी, बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के आसपास क्या? तो प्राचीनतम नगर। कौन सी नगर? प्राचीनतम नगर। हाँ, एक बात और याद रखना है कि क्या सिर्फ यहीं पे नगरों का विकास हुआ? नहीं जी, भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों जैसे कि गंगा व इसकी सहायक सोन नदी के आसपास भी नगरों का विकास हुआ, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। यह हुआ था आपका, देखेंगे, प्राचीनतम नगर कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। लेकिन और भी नगर के विकास हुए। हाँ हाँ, आपको हम जानते हैं, बहुत पुराने से जुड़ते हैं ऋतु रानी, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। ये दिमाग बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसा कह सकते हैं, लोगों को भूलता नहीं है, एक बार जो याद कर लेते हैं वो भूलते नहीं है हम, ठीक है। तो आप जुड़े हैं, बहुत लोग हम पहचानते हैं इसमें से जो बहुत पहले से हमसे जुड़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देखिएगा, आप लोग ध्यान देंगे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी जो है वो प्राचीनतम नगर, यहां से प्राचीनतम नगर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब रहा है। भारती सर की वाइफ हूं है? सही में ये बात नहीं पता था हमको, बस आप पहले से जुड़ते। भारती सर की वाइफ, ये बात नहीं पता था हमको। चलिए चलिए, ठीक, बढ़िया बढ़िया, बताए, थैंक यू। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक सहायक नदी के आसपास सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था, सबसे पहले मतलब बहुत पहले। कब? तो 4700 वर्ष पूर्व, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं? प्राचीनतम नगर। तो आपको ये क्वेश्चन आया ना कि सबसे पहले नगरों का विकास किन क्षेत्रों में हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? 4700 वर्ष पूर्व। क्या नगरों का विकास और कहीं नहीं हुआ था? और भी हुआ था। कहां पे? गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास तथा तटीय क्षेत्रों में भी नगरों का विकास हुआ, लेकिन कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गंगा व इसकी सहायक नदी, गंगा व इसकी सहायक नदी, गंगा व इसकी सहायक नदी, देखिए, सोन के आसपास के क्षेत्रों को गंगा, हाँ, फिरोज खान, बिल्कुल सही जवाब। गंगा व इसकी सहायक सोन नदी के आसपास के क्षेत्रों को प्राचीन काल में एक नाम से जाना जाता था, जिस नाम से आप भली भांति वाकिफ होंगे, वो नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। मगध नाम सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है ना, मगध। और ये बिहार का एक हिस्सा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो गंगा व इसकी सहायक सोन नदियों को प्राचीन काल में, मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व, क्या कहा जाता था? तो उसको मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध। मगध के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, बहुत खुशी के बैठ। एक मिनट, कौन था? पंकज रॉय कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि सर मैडम हम लोगों के साथ पढ़ रही है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, बात करिए करिए करिए। गुड इवनिंग मैम। चलिए, गारो तथा इसकी बिंद पहाड़ी के आसपास क्या मिले थे? कृषि के साक्ष्य। याद रखेंगे, किसकी साक्ष्य मिले थे? कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कृषि के साक्ष्य जो सबसे पहले मिले थे वो कहां से मिले थे?
वो आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ी से मिला था। कितने वर्ष पूर्व? तो 8000 वर्ष पूर्व। कितने? 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व मिला था। ठीक है। नर्मदा नदी पे क्या थे? तो लाखों वर्ष से लोग रहते हैं, लाखों वर्ष से लोग रहते आ रहे हैं, लाखों वर्ष से लोग रहते आ रहे हैं। तो आपको लगभग किसी में दिक्कत नहीं होगा। मैंने सबके बारे में एक डिटेल लिख दिया है कि नर्मदा नदी किस लिए फेमस था, क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व से लोग रहते आ रहे थे। और यहाँ के जो आरंभिक लोग थे उसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, और क्या कहा गया? आखेटक, आखेटक, खाद्य संग्राहक और आखेटक कहा गया, खाद्य संग्राहक और आखेटक कहा गया, खाद्य संग्राहक और आखेटक कहा गया। सुलेमान और किरथर पहाड़ी किस लिए फेमस थे? यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले। कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है। गारो तथा विंध्य पहाड़ी से क्या मिले थे? यहाँ भी कृषि के साक्ष्य मिले थे। विंध्य पहाड़ी से एक चीज मिला था जिसको हम लोग बोलते हैं चावल के साक्ष्य। क्या बोलते हैं? चावल के साक्ष्य। विंध्य पहाड़ी से नहीं, विंध्य पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, विंध्य पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र जिसका नाम क्या है? कोल्डिवा है। क्या है? कोल्डिवा। वहां से क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के आसपास क्या हुआ था? तो प्राचीनतम नगर का विकास हुआ था, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा व इसकी सहायक नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये था पहला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। देखिए, इसी चैप्टर में हमने भारत का जो नाम है, इंडिया का नाम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसकी चर्चा करना है। ठीक है। तो आप लोग अगर 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हम हट जाते हैं आपके स्क्रीन के सामने से। चलिए, अब बात करते हैं कि इंडिया, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है, इंडिया है। ये नाम कभी ना कभी तो रखा गया होगा, कभी ना कभी तो आया होगा। तो चर्चा करते हैं कि ये नाम कैसे आया था। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। किसकी बात करते हैं? इंडिया की। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से आया है। किससे आया है? इंडस, इंडस शब्द से आया है। ठीक है। इंडस का संस्कृत में मतलब होता है, संस्कृत में मतलब होता है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है। तो इंडिया शब्द कहां से आया है? इंडस से आया है। और इंडस का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? सिंधु। क्या नाम होता है? सिंधु। तो आपसे पूछे कोई इंडिया शब्द कहां से आया तो आपका जवाब क्या होगा? इंडस होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप जवाब देंगे इंडस से। इंडस का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? सिंधु। हिंदी में भी वही सिंधु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। ठीक। तो चलिए देखिए, हुआ क्या था कि इस क्षेत्र से कुछ लोग आए थे, जैसे कि ईरानी और यूनानी। बड़ा लिखे। ठीक। इंडिया और इंडस आगे से देखते थे। ठीक है। छोटा छोटा हो गया क्या? चेक करते हैं आगे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। यहां देखेंगे इस क्षेत्र से, ये क्षेत्र कैसे कहलाएगा? देखिए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इधर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? जैसे कि पाकिस्तान भारत से किधर है, तो आपका जवाब होगा उत्तर पश्चिम में है जी। कहां से कहां है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से कुछ लोग आए थे, जैसे कि यूनानी, ईरानी, यूनानी और ईरानी। यूनानी को अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं, यूनान को ग्रीस कहते हैं। तो वहां से लोग आए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनानी और ईरानी। उन्होंने ये जो सिंधु नदी था इसको हिंदस या इंडस कहा, और इसके पूरब में रह रहे, जैसे कि ये हो गया। ठीक है।
इसके पूरब में जो लोग रहते थे उसको क्या कहा, जैसे क्षेत्र को इंडिया कहा, क्या कहा, इंडिया कहा, तो यहीं से आया। तो अगर आपसे पूछे इंडिया शब्द किसने दिया तो हम बोलेंगे यूनानी और ईरानियों ने, यूनानी और ईरानियों ने, यूनानी और ईरानियों ने हमारे देश का नाम इंडिया दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है, एक जैसे सिंधु नदी को उसने क्या कहा उसको हम बताते हैं। सिंधु नदी को उन्होंने कहा हिंदुस या इंदुस, ठीक है, ये कहा। और इसके पूरब में, सिंधु नदी के पूरब में जो क्षेत्र था ना, पूरब में मतलब इधर पूरब में जो क्षेत्र था, पूरब वाले क्षेत्र को क्या कहा उसने, इसको उन्होंने इंडिया कहा, इंडिया, उन्होंने इसको इंडिया कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदुस या इंदुस, ठीक है, और इसके पूरब वाले क्षेत्र को क्या कहा, इंडिया का, मतलब सिंधु नदी का नाम गड़बड़ा दिया, हिंदुस या इंदस कहा। ठीक है, बात कोई दिक्कत? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, कई सब हमको तो गुड इवनिंग मैन का चलिए, बात समझ में आया क्या? ये तो ये था आपका इंडिया शब्द कैसे पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शब्द कैसे पड़ गया हमारे देश का नाम। ठीक है, भारत शब्द कैसे पड़ गया? देखिए, भारत, आप लोग जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, कितना नाम है। चलिए, तो भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा? देखिएगा, इस क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिम में कुछ लोगों का समूह रहता था। भारत के उत्तर पश्चिम में कुछ लोगों का समूह रहता था, जिस समूह को भरत कहा गया। क्या कहा गया? भरत। बस इसी से आ गया हमारे देश का नाम भारत। क्या आ गया? भारत। देखिए, भरत क्या था? भारत, हमारा भारत जो नाम है वो कहां से आया? भरत से। भरत क्या था? उत्तर पश्चिम में लोगों के समूह। ध्यान देंगे, भरत जो है वो, भरत वो क्या है? हम लोग को आपसे बहुत मेन का, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं सर। हाँ, आप लोग बात कीजिए, हम लोग तो यहाँ ऐसे ही आए हैं सर आप बहुत आगे जाइएगा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू मैम ठीक है, चलिए, ये जो भारत कहाँ से आया है जी, किस शब्द से आया? तो उनका जवाब क्या होगा? भरत से आया। किससे आया है? भरत से आया। ठीक है, बात के, ठीक है। और ये आपको जान के एक बात खुशी होगी कि ये भरत जो है इसका वर्णन है। ऐसे ही नहीं हम कह रहे हैं कि भारत कुछ नहीं होता है, ये उत्तर पश्चिम में लोगों के समूह को कहते हैं। भारती सर मैडम को बोले हैं सर गुड इवनिंग चलिए, देखिएगा, भरत जो है उत्तर पश्चिम में लोगों के समूह को कहते थे। उत्तर पश्चिम में रह रहे लोगों के समूह को क्या कहते थे? भरत। उसी नाम से भारत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन भरत शब्द का वर्णन जो है हमारे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए, भारत का जो भरत शब्द है किस में मिलता है वर्णन? इसका कर्ण किस में मिलता है? वर्णन इसका मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। आप लोग जानते होंगे, चार वेद का नाम सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक वेद है संस्कृत का है। ये किस शब्द, कौन सी भाषा में है ऋग्वेद? संस्कृत, संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत में है, संस्कृत में है। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद को संस्कृत की प्राचीनतम रचना कहते हैं। तो सोचिए, पूछेगा आपसे कि संस्कृत में ये जो ऋग्वेद है वो क्या है, तो हमको जवाब देना पड़ता है संस्कृत की प्राचीनतम रचना है, मतलब बहुत पहले रची गई थी। इसकी रचना, ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। कितने वर्ष पूर्व? 3500 वर्ष पूर्व किया गया था, वर्ष पूर्व। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व किया गया था। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व? 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। क्या अच्छा लग रहा है आप लोग को? चलिए, तो ये भारत शब्द कहाँ से आया है? भरत से आया है। भरत क्या होता है? उत्तर पश्चिम में
रह रहे लोगों के समूह को भरत कहते थे। क्या कहते थे? भरत। भरत शब्द का वर्णन एक जगह और मिलता है, वो क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? तो संस्कृत की प्राचीनतम रचना है। संस्कृत की प्राचीनतम रचना है, मतलब संस्कृत में बहुत पहले लिखा गया था, सबसे पहले यही ऋग्वेद लिखा गया था, इसीलिए इसको प्राचीनतम रचना कहते हैं। और इसकी रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। बात समझ में आया क्या? तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब आखिरी फेज में है इस चैप्टर के, बस आखिरी फेज है और समय भी होने को है, इसको करते हैं कंप्लीट, फिर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगी। चलिए, मैंने आपको बताया ये चैप्टर में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन ये चैप्टर जो है आगे के चैप्टरों का नींव है। जैसे कि आपने देखा महत्वपूर्ण जगह है, ये सब जगह है आगे जब मैं पे पढ़ाऊंगा तो बार बार आएंगे, ठीक है। और अभी देखा कि भारत का नाम कैसे उत्पन्न हुआ। भारत का नाम इंडस से हुआ, ठीक है। इंडस का संस्कृत में सिंधु नदी था, मतलब, ठीक है, यही से। अब चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत की। भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं, इनके स्रोत कहाँ से हमको मिलते हैं, चलिए जानते हैं। तो हेडिंग क्या होगा हमारा? भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इस स्रोत में क्या क्या है देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि एक स्रोत है। पांडुलिपि क्वेश्चन में पूछा गया है सीटेट में कई बार। पांडुलिपि हस्तलिखित होते हैं, हाथ से लिखे गए चीज को पांडुलिपि कहते हैं। पांडु का मतलब हाथ और लिपि का मतलब लिखावट। पांडु का मतलब हाथ और लिपि का मतलब लिखावट, इसीलिए आ गया शब्द पांडुलिपि। ये क्या है? भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। कई इतिहासकारों को, पुरातत्ववेदों को कई ऐसे पांडुलिपि मिले जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है, इसीलिए हम इसको स्रोत कहते हैं। इतिहास को जिस चीजों से बुना जाता है वो उसके स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि पांडुलिपि जो है इतिहास के, भारतीय इतिहास के एक स्रोत है। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट लाइन देखिए। दूसरा चीज क्या है? यह है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। जो लिखाएगा अभी अभी उसी को कहेंगे अभिलेख। हा हा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिलेख का मतलब अभी लिखाना नहीं, इसका मतलब होता है अभिलेख प्राय कठोर वस्तुओं पे लिखी जाती है, मतलब वैसे जगह पे लिखा हुआ लेख जो प्राय कठोर रहा होगा। खुशबू, अंश, थैंक यू। देखेंगे अभिलेख क्या होता है, जो कठोर सतहों पे लिखा गया हो। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे मंदिर सब में क्या करता है ना, खोद खोद के कुछ कुछ लिखवा दिया जाता है, वही अभिलेख है। तो अभिलेख क्या होता है? प्राय कठोर सतहों पे लिखे जाते हैं, जैसे कि दीवार हो गया, मंदिर के दीवार हो गए, सिक्के हो गए, पहाड़ हो गए, मतलब पठार हो गए, मतलब उस पर लिखा गया। तो अभिलेख प्राय कठोर सतहों पे लिखी जाती है, याद रखना है आपको। अभिलेख प्राय कठोर सतहों पे लिखी जाती है। पांडुलिपि हाथ से लिखे गए चीजों को पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब एक के बारे में बोल देते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, ध्यान देंगे। सर पूरा बुक पढ़ाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी सीरीज चलाए हैं। अब देखिए अगर आप लोग रेगुलर जुड़ते रहे तो पूरा बुक पढ़ा देंगे, क्या रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का एक तरह से। तो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है? जो हाथ से लिखी गई हो। अभिलेख क्या है? जो कठोर सतहों पे लिखा गया हो, उसको अभिलेख कहेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? वैसे चीज जो पुराना हो, जैसे इतिहास में कोई चीज दब गई हो, रह गई हो, उसी को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि मटका हो गया, सिक्के हो गए, पुरानी इमारतें हो गई, मूर्तियां हो गई, ठीक है। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत होते हैं। चलिए चेक करते हैं। पांडुलिपि जो है प्राय किस पे लिखी जाती थी? तार पत्रों पे, तार के पत्तों पे, तार पत्रों पे, ठीक है। तार पत्रों पे लिखा जाता था, या भूर्ज के क्या बोलते हैं,
एक पौधा होता था जिसको हम लोग भुर्ज की पौधा बोलते थे, ठीक है, वो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसी को लाके उस पे लिखा जाता था, ठीक। तो क्या है, तार पत्रों पे लिखी जाती थी, अभिलेख कठोर सतहों पे, कठोर सतहों पे कठोर सतहों पे लिखी जाती है, ठीक। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि हो गया आपका सिक्के हो गए, मूर्ति हो गई, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, जैसे कि इमारतें, ठीक है, जेबर, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ कुछ बताएं, पुरातात्विक स्रोत में कुछ कुछ एग्जाम्पल दें, जैसे कि पुराने चीजों का, मटके, मन के, और भी कुछ कुछ तो बोल सकते हैं आप लोग, बोले अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो बोले। हाँ हाँ, 46 मिनट हो गया है, लास्ट टॉपिक है, बस यही है लास्ट, इसके बाद नहीं लिखाते हैं कुछ। चले, अरे कुछ तो बोले आप लोग, खाली पढ़ने से मतलब है, बोलने से नहीं। चलिए देखिए, पांडुलिपि जो है एक शब्द से बना है जिसको अंग्रेजी में मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनू स्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या बोलते हैं? मेनू स्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि को बोलते हैं मेनू स्क्रिप्ट। मेनू स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के सीटेट के एग्जाम में कि मेनू का मतलब क्या होता है। मेनू स्क्रिप्ट में मेनू का मतलब क्या होता है? देखिए, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, लिपि मतलब लिखावट, तो स्क्रिप्ट का मतलब भी क्या होगा? लिखावट। मेन्यू का मतलब पांडु मतलब कि हाथ, तो मेनू का मतलब क्या होता है? हाथ। क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल था, सीटेट का भी पूछा गया है ऑनलाइन वाला एग्जाम में कि मेनू स्क्रिप्ट में मेनू शब्द का मतलब क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाथ, हस्त। हाथ मतलब हस्त होगा, ठीक है। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं। मेनू का मतलब हाथ, स्क्रिप्ट का मतलब लिखावट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पांडुलिपि किस चीज पे लिखा जाता था? तार के पत्तों पर, तार के हाथ से लिखा जाता, बिल्कुल। हाँ जी जी जी। पांडुलिपि तार पत्रों पे और भुर्ज नामक पौधे के जो छाल होते थे ना, उसको उतार कर एक बनाया जाता था, उस पे लिखा जाता था, ठीक है। तार पत्रों पे लिखा जाता था, ठीक। और अभिलेख कठोर सतहों पे लिखा जाता था। यहीं पे एक अभिलेख की चर्चा करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक अभिलेख जो है, आप जानते होंगे, अगर आप मौर्य साम्राज्य पढ़े होंगे तो उसमें एक व्यक्ति थे अशोक, बहुत ही अनोखा सम्राट कहा जाता है उनको। अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए, उत्कीर्ण करवाए, क्योंकि उन्होंने अपने जनता तक पहुंचने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। मतलब जनता तक जो अपने उपदेश को पहुंचाते थे, किस माध्यम से? तो अभिलेखों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पहुंचाते थे अशोक। तो उनके कई अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही अभिलेख का वर्णन इस चैप्टर में एक जगह किया गया है। वो चैप्टर, उसका नाम क्या है? कंधार से मिली हुई अभिलेख। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान। और यहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुआ जो किसका था? अशोक का था। बात नहीं है, चलिए। तो ये आप चेक कर लीजिए, ये चीजें थे। पुरातात्विक स्रोत में क्या होते हैं? सिक्के, मूर्ति, इमारतें, जेबर, बहुत सारे चीज आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। पुरातात्विक स्रोतों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसको इतिहासकार कहते हैं, और जो पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। अभिलेख से ही एक चीज बना है, शब्द बना है, जिसका नाम है अभिलेखागार। अभिलेख से ही एक शब्द बना है जिसका नाम क्या? अभिलेखागार। तो अभिलेखागार वो स्थान होता है जहां पे दस्तावेजों को या अभिलेखों को रखा जाता है। दस्तावेजों या अभिलेखों को रखा जाता है, उसी को क्या कहा गया? अभिलेखागार कहा गया। तो बस हो गई, पहला चैप्टर समाप्त। यहीं तक पहला चैप्टर था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, मैं जस्ट लाइव खत्म होने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जैसे कि ये था पहला चैप्टर, तो हो सकता है मैं कल में आपसे मिलूं 10 बजे दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। छुट्टी का दिन है, थोड़ा एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ।